प्रश्नों की उपयुक्तता प्रकृति एवं शब्दावली का 13वां पॉइंट है दकियानुसी भावात्मक एवं प्रभावशाली शब्दों से बचाओ। हमें इस प्रकार के प्रश्न नहीं पूछने चाहिए जिसमें पक्षपात की संभावना रहती है। आप साम्यवादी हैं, आप तानाशाही हैं, इस प्रकार के प्रश्न नहीं पूछने चाहिए क्योंकि इसका जवाब नकारात्मक आएगा। लोग इसका जवाब सकारात्मक देने में डरेंगे कि उन्हें दकियानुसी करार दिया जाएगा। 14वां है व्यंग्यात्मक प्रश्नों से बचाओ। प्रश्नावली में इस प्रकार के प्रश्न भी शामिल नहीं किए जाने चाहिए जिसमें सूचनादाता पर व्यंग किया गया हो, क्योंकि ऐसे प्रश्नों के उत्तर प्राप्त करने की संभावना नहीं होती है। 15वां है पारस्परिक पुष्टि वाले प्रश्न। प्रश्नावली में ऐसे प्रश्नों को सम्मिलित करना चाहिए जो एक दूसरे की पुष्टि करते हों। जैसे पहले भी मैं बताई हूँ कि यदि हम हाँ नहीं वाले प्रश्न पूछ रहे हैं तो बाद में हमें हाँ तो क्यों और नहीं तो क्यों वाले प्रश्न पूछ लेने चाहिए। यदि हम एक प्रश्न पूछ रहे हैं तो उसी से संबंधित अगला प्रश्न रहे ताकि इसमें उत्तरदाता जो जवाब दे रहा है उसकी पुष्टि हो सके। तीसरा पॉइंट है प्रश्नावली के निर्माण की कि प्रश्नावली का बाह्य अथवा भौतिक पक्ष। इसमें पहली बात है प्रश्नावली के आकार का ध्यान रखना चाहिए। प्रायः प्रश्नावली 8x12 अथवा 9x11 का होना चाहिए जिसे मोड़ करके लिफाफे में रखा जा सके। आजकल पोस्ट कार्ड साइज के छोटे प्रश्नावली भी तैयार किए जा रहे हैं ताकि डाक व्यय कम लगे और भर कर लौट आने की संभावना अधिक रहे। डाक द्वारा भेजने पर फटने का भी डर ना रहे। दूसरा है कागज। प्रश्नावली में ऐसे कागज का उपयोग करना चाहिए जो कड़ा, चिकना और मजबूत हो। खुरदुरा और छिपने वाला कागज नहीं होना चाहिए। रंगीन हो तो वह लोगों का ध्यान आकर्षित करता है। अलग अलग रंग के कागज यदि अलग अलग प्रकार के उत्तरदाता के लिए उपयोग में लाए जाएं तो उसे छांटने में भी आसान होता है। कागज पतला होने पर डाक व्यय कम लगता है। तीसरी बात है छपाई। प्रश्नावली को छपाया जा सकता है। आजकल चूँकि साइकिल स्टाइल और टाइपिंग का कोई महत्व नहीं रह गया है, इसलिए कंप्यूटर के द्वारा ही प्रिंट होना आज के समय में सबसे अच्छी छपाई मानी जाती है। चौथा है प्रश्नावली की लंबाई। प्रश्नावली बहुत अधिक लंबी नहीं होनी चाहिए। प्राय आधे घंटे में भर जाने वाली प्रश्नावली होनी चाहिए, अन्यथा उत्तरदाता निरस्ता का अनुभव करता है, उबने लगता है और प्रश्नावली के भर कर लौट आने की संभावना समाप्त हो जाती है। 5वां है हाशिया एवं जगह छोड़ना। प्रश्नावली का निर्माण करते समय बाईं ओर 3/8 और दाईं ओर 1/5 अथवा 1/6 का हाशिया, मार्जिन जिसे हम कहते हैं, वो छोड़ना आवश्यक है। इससे प्रश्नावली आकर्षक बनती है। आवश्यकता पड़ने पर हाशिए में टिप्पणी भी अंकित की जा सकती है। कागज को पंच करके फाइल करने में भी सुविधा होती है। प्रश्नावली को छापते समय प्रश्नों के बीच में पर्याप्त जगह छोड़नी चाहिए ताकि पढ़ने में सुविधा हो और उत्तर लिखने में आसानी हो। 6वां है प्रसंगों या मदों की व्यवस्था। एक विषय से संबंधित सभी प्रश्नों को एक क्रम में लिखा जाना चाहिए। जैसे हम यदि उत्तरदाता की आर्थिक स्थिति के बारे में प्रश्न कर रहे हैं तो उसकी आर्थिक स्थिति से संबंधित पूरा प्रश्न एक जगह होना चाहिए। 4 प्रश्न आर्थिक स्थिति का, उसके बाद बीच में पूछ लिए कि आपकी वैवाहिक स्थिति कैसी है, फिर आप कितने शिक्षित हैं, फिर उसके बाद में 9वां प्रश्न फिर पूछ लिए कि अच्छा आपको वेतन कितना मिलता है। तो इससे उत्तरदाता का दिमाग इधर उधर डिस्टर्ब होएगा। हम एक प्रकार के मदों या प्रसंगों से संबंधित प्रश्न एक जगह पूछें, फिर उसके बाद दूसरे प्रसंग से संबंधित प्रश्न फिर पूछें, तो इससे उत्तरदाता का दिमाग भी एकाग्र रहेगा और वह जवाब आसानी से या सरलता से दे सकेगा। 7वां है प्रश्नावली का पूर्व परीक्षण। प्रश्नावली का जब हम निर्माण कर लेते हैं तो इसे डाक द्वारा सूचनादाता के पास भेजने के पहले हमें एक छोटा निदर्शन लेना चाहिए अपने उन्हीं उत्तरदाताओं से। यदि हम 100 लोगों का अध्ययन कर रहे हैं तो उनमें से 5 लोगों का चयन कर लें और उनके पास प्रश्नावली भेज दें। यदि सभी लोग प्रश्नावली भर करके वापस भेज रहे हैं तो हमें यह मान करके चलना चाहिए कि हमारे शेष बचे 95 उत्तरदाता भी प्रश्नावली भर करके हमें वापस भेज देंगे। परंतु यदि सभी उत्तरदाता किसी एक विशेष प्रश्न में 7वें में 10वें में रुक रहे हैं, उसका जवाब नहीं दे रहे हैं, तो हमें यह सोचना पड़ेगा कि हमें उस प्रश्न की भाषा सरल करनी पड़ेगी, उसे बदलना पड़ेगा, क्योंकि उत्तरदाताओं को उस प्रश्न में
परेशानी हो रही है। तो जब हम पूर्व परीक्षण करते हैं तो हमें अपनी प्रश्नावली को जांच करने का अवसर मिल जाता है कि उसमें क्या त्रुटि है, उत्तरदाता के लिए वह सरल है या नहीं, सुविधाजनक है या नहीं, कोई संशोधन की आवश्यकता तो नहीं है। यदि बहुत अधिक त्रुटियां हैं तो प्रश्नावली का पुनर्निर्माण किया जाना चाहिए। इससे उत्तरदाताओं की उत्सुकता बढ़ती है, हमें विश्वसनीय और प्रामाणिक उत्तर की प्राप्ति होती है और प्रश्नों के प्रत्युत्तर प्राप्त करने की संभावना बढ़ जाती है। जब हम प्रश्नावली भेजते हैं, ये निर्माण का पक्ष पूरा हुआ। जब हम प्रश्नावली भेजते हैं तो उसके साथ एक सहगामी पत्र भी भेजते हैं। चूंकि हम स्वयं उपस्थित नहीं होते हैं, इसलिए सहगामी पत्र में ही हम अपने अध्ययन का उद्देश्य बताते हैं कि हम यह अनुसंधान कार्य क्यों कर रहे हैं। उत्तरदाता से हम सहयोग की अपेक्षा करते हैं। ये टाइप किया हुआ होता है जिसमें हम सूचनादाता का अभिवादन करते हैं, उन्हें अपने विषय के संबंध में बताते हैं, यह बतलाते हैं कि उनके द्वारा बताई गई सूचना गुप्त रखी जाएगी, उसका दुरुपयोग नहीं होगा, सार्वजनिक रूप से उसका कहीं प्रकाशन नहीं होगा और उनके सहयोग के लिए अंत में आभार प्रदर्शित करते हैं। यह जो पत्र है छोटा, आकर्षक और प्रभावशाली होना चाहिए और शीघ्र जवाब पाने के लिए सहगामी पत्र के साथ टिकट सहित जवाबी लिफाफा भी भेजना चाहिए। इससे उत्तरदाता पर मनोवैज्ञानिक प्रभाव पड़ता है, प्रश्नावली के भरकर लौटने की संभावना अधिक होती है। इसके बाद है प्रश्नावली भेजने में सावधानी। सबसे पहले हमें इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि जो प्रश्नावली हम भेज रहे हैं वो उत्तरदाता के सही पते पर भेजी जा रही हो। दूसरी बात है कि उसके साथ हम अपना पता लिखा हुआ एक लिफाफा रखें ताकि उसके भर करके पुनः लौट आने की संभावना रहे। तीसरा, प्रश्नावली को ऐसे दिन भेजा जाना चाहिए जब उत्तरदाता का छुट्टी के वह 1-2 दिन पहले पहुंच जाए। यदि रविवार छुट्टी का दिन है तो शुक्रवार तक पहुंच जाए, क्योंकि बहुत पहले पहुंचेगा तो उत्तरदाता उसे किसी कोने में रख करके भूल जाएगा, इसलिए ताज़ा रहेगा तो रविवार को पहला छुट्टी मिलते साथ उसे भर करके हमारे पास वापस भेज देगा। तो जो भी उसका छुट्टी का दिन है उसके 1-2 दिन पहले पहुंच जाए ताकि अवकाश में वह शांति और धैर्य के साथ उसे भर करके हमारे पास वापस भेज दे। अगली बात है कि प्रश्नावली एक साथ भेजी जाए ताकि उनके भर करके एक साथ लौट आने की संभावना रहे। प्रश्नावली उत्तरदाता द्वारा भर करके लौटाई नहीं जाती है तो 15 दिन के बाद एक पत्र लिख करके उत्तरदाता को प्रश्नावली भेजने की याद दिलाई जाती है। इसे अनुगामी पत्र कहा जाता है। प्रोफेसर लिंडसे ने अनुगामी पत्र की एक सूची बनाई है और बतलाया है कि प्रथम अनुगामी पत्र 16 दिन पश्चात भेजना चाहिए, द्वितीय अनुगामी पत्र प्रथम पत्र के 1 सप्ताह बाद और साथ ही प्रश्नावली की एक प्रति और भेजी जानी चाहिए, क्योंकि पहली प्रश्नावली यदि खो गई होगी या खराब हो गई होगी तो उत्तरदाता सूचना नहीं दे पा रहा है, यह हमें सोचना चाहिए। तीसरी, अनुगामी पत्र द्वितीय पत्र के 2 सप्ताह बाद भेजना चाहिए। फिर भी उत्तर यदि प्राप्त न हो तो ऐसे सूचनादाता का नाम अध्ययन सूची से हटा देना चाहिए। टेलीफोन के द्वारा भी उत्तरदाता से प्रश्नावली भर करके भेजने की अपील की जा सकती है। यहाँ पर